नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता है और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने डिप्टी मेयर के अविश्वास प्रस्ताव की बैठक को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि हाई कोर्ट के नए आदेश के मुताबिक डिप्टी मेयर का पद उसी दिन चला गया था, तो मेरे अविश्वास प्रस्ताव की अध्यक्षता कैसे की गई। नगर निगम की राजनीति में एक नया मोड़ आया। पूर्व महापौर सुरेश कुमार ने उप महापौर के अविश्वास प्रस्ताव को संवैधानिक बताते हुए कहा कि हाई कोर्ट के नियम के अनुसार उप महापौर 23 जुलाई को ही अपने पद से हट गए थे, तो मेरे अविश्वास प्रस्ताव की अध्यक्षता कैसे कर सकते हैं। हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध सारा काम किया गया है। इस पूरे मामले को हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे। क्योंकि 23 तारीख को माननीय उप महापौर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव माननीय वार्ड पार्षदों ने दी थी। 19 वार्ड पार्षद लिख के दिया, अधियाचना कहते हैं उसको, हमको दिया था। उस पर मैंने डेट 23 तारीख को दिया था कि उस पर बैठक की जाए, उसके उनको अविश्वास प्रस्ताव के पर बहस किया जाए। मेरा संयोग से तबीयत खराब हो गया था, वायरल फीवर था, इसलिए मैं उस बैठक में नहीं जा सका। तो वहाँ उस बैठक में आपको पार्षद लोग आए थे, कोरम भी पूरा हुआ। उसमें माननीय वार्ड पार्षद श्रीमती गीता देवी वार्ड 47 की अध्यक्षता की हैं। 19 वार्ड पार्षद ने चर्चा में अविश्वास में भाग लिया और उसमें मेन पॉइंट ये है, उसमें मात्र 11 पार्षदों ने ही वोट किया। 11 पार्षद जो वोट किए, माननीय वार्ड पार्षदों ने वोट किया, उसमें 8 वार्ड पार्षद डिप्टी साहब के खिलाफ में वोट किया। अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ में, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया कि आपको हटाया जाता है। 2 वार्ड पार्षद ने उनके विपक्ष में किया और एक इनवैलिड हो गया। अभी हाई कोर्ट का आदेश अभी आई है, धर्मशिला देवी बनाम समथिंग है हाई कोर्ट का आदेश, हम लोग 3-4 दिन से खोज रहे थे, कर रहे थे। इसके लेकर हम लोग रीट पटना में दायर भी करने जा रहे हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो कोरम का बात अब नहीं रह गई है। अब 2021 में जो आया है उसमें यह है कि जो वार्ड पार्षद वोटिंग करेंगे उनके संख्या के आधार पर ही हटाना न हटाना होगा। तो उस प्रकार उनके खिलाफ 8 पार्षदों ने वोट किए, मतलब वो डिप्टी साहब हट गए हैं। 23 तारीख के दिन ही ये अविश्वास प्रस्ताव उनका के पक्ष में वोट हुआ, जिसका तो हट गए हैं और उनको हट जाना चाहिए। उनको नैतिक जिम्मेदारी लेके हट जाना चाहिए। इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट भी जा रहे हैं। दूसरी बात, जब 24 उसके बाद जब हट गए हैं तो 24 तारीख को कोई बैठक करते हैं वो असंवैधानिक है, अनलीगल है। कहीं से इस प्रकार ये माना जाए कि 24 तारीख की बैठक जो हुआ हमारे खिलाफ वो गैर कानूनी है। इसके लिए मैं नगर आयुक्त को, प्रधान सचिव को, सबको पत्र में लिखने जा रहा हूँ और हाई कोर्ट में रीड करने जा रहा हूँ। आपके खिलाफ 8 पार्षदों द्वारा IPC 34 के तहत लाया गया था विश्वास प्रस्ताव, उस पर क्या कहेंगे? क्या IPC 34 पार्षद चाहे तो आपके खिलाफ ला सकता है विश्वास प्रस्ताव? उसकी जानकारी हमको नहीं है, उसको जानकारी नहीं है। जो हमारा खिलाफ लाया गया था, उसका अध्यक्षता डिप्टी साहब है ही नहीं, तो अध्यक्षता कैसे कर सकते हैं? और कोई क्वेश्चन? आप पूरे मामले में क्या करेंगे? पूरे मामले में कहना है कि अब ये शहर का विकास हो, शहर विकास के लिए हम हमेशा तत्पर रहे हैं और मैंने 4.25 साल शहर के विकास के लिए हमेशा लड़ा है। सारा चीज मैंने, आप लोग खुद जानते हैं क्या क्या हमने काम किया है। चंद घंटे की बारिश में सदर अस्पताल परिसर को तालाब में तब्दील कर दिया। परिसर में जमे पानी के कारण मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। सदर अस्पताल चंद घंटों की बारिश के कारण तालाब में तब्दील हो गया है। पूरे परिसर में 1 से 2 फुट तो कहीं इससे भी अधिक पानी जमा है। आलम यह है कि मरीज तथा उसके परिजन पानी में उतरकर आ जा रहे हैं। वहीं कई लोगों की गाड़ियां पानी में फंसी रही। पूरा परिसर पानी पानी हो गया। चंद घंटों की बारिश ने पूरे शहर की सूरत हाल बिगाड़ कर रख दिया।
यह जो नज़ारा आप देख रहे हैं यह सदर अस्पताल का है। ज़िले के सबसे बड़े अस्पताल की आप हाल देख रहे हैं। मानसून की पहली बारिश ने ही तमाम व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। वहीं बुधवार को ही चंद घंटों की बारिश ने पूरे सदर अस्पताल को तालाब में तब्दील कर दिया है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल का बरसात में हर साल अमूमन यही हाल रहता है। इस मौसम में पूरा सदर अस्पताल परिसर जलमग्न रहता है, जिससे यहाँ इलाज कराने आए मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज़्यादा बारिश होने के कारण कभी कभी तो वार्ड के अंदर भी पानी घुस जाता है, जिससे कई प्रकार के संक्रमण का खतरा बना रहता है। चंद घंटों की बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। वही सदर अस्पताल की भी स्थिति बदतर हो गई है। ये देखिए नारकीय स्थिति मुजफ्फरपुर के ये सदर अस्पताल की तस्वीर है और जिस जगह पे मौजूद हूँ ये तस्वीर जो है ये इमरजेंसी के बाहर की तस्वीर है। तकरीबन 1 से 2 फीट पानी लग गए हैं और यहाँ आने जाने वाले को काफ़ी परेशानी हो रही है। देखिए किस तरीके से लोगों को टो होकर आना पड़ रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है? काहे पैंट ऊपर उठाए हुए हैं? अरे पूरा पानी भरा हुआ है, इतना कम कठिनाई हो रहा है आने जाने में सबको। कर्मचारी हैं आप? हाँ कर्मचारी। कितना पानी लग गया है? अरे बहुत है, पानी हो गया है, ठेहुन भर पानी लगा हुआ है ऊपर। क्या क्या परेशानी क्या हो रही है? पानी आने जाने में पेशेंट सबको काफ़ी परेशानी हो रहा है। हाँ कितना देर से पानी लगा हुआ है ये? लमसम 3-4 घंटा से। 3-4 घंटा? 3-4 घंटा 3-4 घंटा। बहुत लोग ऐसे हैं जो लौट के भी चले जा रहे हैं पानी को देख के। हाँ जिसको ज़्यादा इमरजेंसी हो तो क्या क्या कर रही थी? बहुत परेशानी है, हम लोग तो टोली लेके आते जाते हैं, परेशानी चढ़ने में उतरने में इतना परेशानी हो रहा है ऐसे कुछ कैसे टोली लेके आते जाते हैं? कैसे पूरा ऐसे कपड़ा हम लोग हटा लेते हैं तब आते हैं जाते हैं। जब बारिश होता है तो हम लोग के तब देखिए अब टोली लेकर रखे हुआ, पैसे लेके नीचे उतरे। अगर इस स्थिति में कोई इमरजेंसी मरीज आ जाए तो मर जाएगा, मरीजी मर जाएगा, कैसे जाएगा? गाड़ियाँ नहीं आवेगा। देखिए रेफर वाला वहाँ रखे हुए मरीजी को, रेफर वाला लेबर के वहाँ रखे हुए हैं। तो साफ तौर पे देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल की स्थिति भी नारकीय हो गई है। हम आपको आगे भी लिए चलते हैं और आगे की तस्वीर दिखाते हैं कि हर साल नगर निगम जो है वो दावा करती है कि नाला उगाही का काम बरसात से पहले किया जाता है, लेकिन बरसात आते ही शहर तो जल जमाव से परेशान होता ही है, शहरवासी परेशान होते ही हैं, लेकिन इससे मरीजों को भी काफ़ी असर पड़ता है, मरीजों पर भी। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक आपको पानी ही पानी। ये ओपीडी सदर अस्पताल परिसर की तस्वीर है। लोगों को पैदल आने जाने में इतना परेशानी हो रहा है कि पूछिए मत। बाइक की तो दिक्कत होती ही है, साइलेंसर में पानी घुस जाने के कारण बाइक बंद हो जाती है और लोगों को लास्ट में खींच के ले जाना पड़ता है। देख सकते हैं तस्वीरों में महिलाओं को किस तरीके से इस समस्या से जूझना पड़ता है। अगर सोचिए इस समय में अगर कोई इमरजेंसी मरीज आ जाता है तो उसका ट्रीटमेंट वगैरह कैसे होगा। तो यही है मुजफ्फरपुर नगर निगम की बरसात से पहले नाला उगाही, जो बारिश के समय में ही शहर जलमग्न हो जाता है। मैं अपने सहयोगी के चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। दोपहर में मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदला। कई घंटे तक झमाझम बारिश हुई, जिसके कारण पूरा शहर पानी पानी हो गया। जल भराव के कारण आम लोग परेशान दिखे। बुधवार की दोपहर में हुई 1 घंटे बारिश से मौसम का मिजाज खुशनुमा हो गया। वहीं झमाझम बारिश को सावन की दस्तक माना जा रहा है। सुबह तेज धूप के बाद ठंडी हवाओं के साथ हुई बारिश से तापमान में गिरावट होने के साथ ही शहरवासियों को भीषण गर्मी एवं उमस से राहत मिली। रुक रुक कर आई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं शहर में जल जमाव की समस्या जस के तश रही। थोड़ी देर की बारिश से जिला मुख्यालय से लेकर शहर के मुख्य बाजारों के सड़कों को डुबो कर रख दिया। हर तरफ पानी ही पानी। सड़कों पर लगे जल जमाव से लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम की परेशानी है, बस पानी कहीं जा नहीं रहा है और पूरे देखिए 1 घंटे के बारिश में पूरा बाढ़ की स्थिति जैसे आ गया। ठेहुने भर पानी से हिल के आना पड़ रहा है डीएमओ आवास में, ऑफिस में, और जहाँ भी जाइए कर्जालय सब में जाइए, जैसे वहाँ डीटीओ ऑफिस भी जाना पड़ता है तो वहाँ भी पानी हिलना पड़ता है। शहर डूबा हुआ है? जी सर, पूरा शहर डूबा हुआ है। कितनी परेशानी हो रही है परिवार वाले को लेकर? बहुत ज़्यादा परेशानी है सर। क्या नाम? मोती झील में भी परेशानी है। मोती झील भी पूरा मतलब बाढ़ के इलाके से जैसे पानी की तरह है। देखिए अभी आ रहे थे ठेहुना भर पानी लगा हुआ था, अभी गिरने से बच गए। हर जगह मतलब रोड खराब है। डीएम आवास में जब ऐसा स्थिति है तो आम रोड में क्या होगा। मोती झील में ठेहुना भर पानी लगा हुआ है। ये हमेशा से ये मतलब हमेशा ये हर साल की यही रीत है। कुछ यहाँ का नगर निगम
नहीं कर रही है। हमेशा बराबर यही स्थिति, हर गली मोहल्ले थोड़ा सा ही बारिश में पूरा डूब जाती है। जब पूरा बारिश होगा तो पूरा मुजफ्फर ही डूब जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशानी भी, देखिए ठेहुना पर पानी पूरा डूबा हुआ था, अभी गिरने से बच गया का मतलब पूरा था। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा भी की। समाहरणालय स्थित सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिले में चल रही तमाम केंद्रीय और राज्य सरकार की अहम योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही लंबित योजनाओं को समय रहते पूरा करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने लंबित योजनाओं को समय पर पूरा करने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय को और बेहतर बनाने पर जोर देने पर बल दिया। वहीं सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि जिले में लंबित विकास योजनाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है ताकि एक समय सीमा के अंदर समस्या का निष्पादन हो सके। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक प्रत्येक सप्ताह होती है। इस बैठक में मुख्य रूप से जो जिले में विकासात्मक योजनाएं किन्हीं कारणों से लंबित हैं, जैसे भू अर्जन के कारण या अन्य किसी विवाद के कारण लंबित हैं, तो उसकी समीक्षा की जाती है। योजनावार समीक्षा होती है। विशेष करके जो बाढ़ के बाद जिन सड़कों की मरम्मती की जानी है उसको लेकर के संबंधित विभागों को जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है। इसके बाद बाईपास निर्माण जो हो रहा है NH 77 और 28 जो हाजीपुर मुजफ्फरपुर है, उसको लेकर के भी संबंधित कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त शहर में नाला निर्माण हो या बाजार समिति में विद्युत विभाग की भी समीक्षा की जाती है। बिहार पुल निर्माण निगम लिमिटेड के साथ साथ सड़क से संबंधित जो विभाग हैं उनको जो लंबित कार्य हैं उनको शीघ्र पूर्ण करने का आदेश दिया गया है। औराई थाना क्षेत्र के निजी अस्पताल में एक बच्चे की मौत के बाद परिजनों द्वारा डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। औराई थाना क्षेत्र के ब्लॉक गेट के समीप एक निजी अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। हंगामा देख अस्पताल के डॉक्टर व सभी कर्मचारी भाग निकले। सूचना के बाद मौके पर पहुंची औराई थाना की पुलिस ने मामला शांत कि मैं डॉक्टर लाया और डॉक्टर लाया तो उसको भर्ती किया पेशेंट के डिलीवरी होने के मतलब, और डिलीवरी होने के मतलब में यही हुआ है कि मेरे पेशेंट के रात मार दिया डॉक्टर साहब, और डॉक्टर मार दिया तो रात नहीं कहा डॉक्टर लेके चलेगी। लाश नहीं पता लगने दिया है। आज सब आदमी गया है, हमारा गाँव के सारा मुखिया वार्ड पर सरपंच सब दिया है, तो वो लाश हमारा आज सोचे भेज। क्या नाम है? इसको यही काम है कि पैसा जमा करा लिया है तो क्यों मेरे लाश के भेज। चोरी की बाइक मामले में 3 माह से फरार चल रहे आरोपी ने एसएसपी कार्यालय में आत्मसमर्पण किया। चोरी की बाइक मामले में फरार चल रहे आरोपितों ने 3 माह बाद बुधवार को एसएसपी कार्यालय में आत्मसमर्पण किया। आरोपित करीब 3 माह से फरार चल रहा था। उसके पीछे पुलिस लगी थी, हालांकि वह पकड़ में नहीं आ रहा था। बताया जा रहा है कि 3 माह पूर्व वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक पर सवार 3 युवकों को रोका गया था। इस दौरान 2 युवक फरार हो गए थे। मौके से एक युवक को पकड़ा गया था। छानबीन करने पर पता चला था कि उक्त बाइक चोरी की है। इसके बाद गिरफ्तार आरोपित से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में आरोपित ने फरार दोनों युवकों के नाम पते की जानकारी दी थी। इसके बाद से पुलिस इसके पीछे पड़ी थी। पुलिस की लगातार बढ़ रही दबिश के कारण उसने आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपित कोड़ने इलाके का रहने वाला चंद्रभूषण है। इधर आरोपित के परिजनों ने पुत्र को विरोधी द्वारा फंसाने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में उन्होंने एएसपी कार्यालय में आवेदन सौंपा है। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। हमको फंसा दिया गया है। किस मामले में? मुन्ना कुमार कोई गाड़ी से मनियारी थाना में अरेस्ट हुआ था। अच्छा, वही मेरा नाम फंसा दिया। अच्छा, आगे अब क्या मांग करना चाह रहे हैं? क्यों आत्मसमर्पण किए हैं? हम सर से जांच का मांग करते हैं। जांच किया जाए, मेरे बारे में गांव में पता किया जाए हम किस टाइप का लगता है। मामले में एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि चोरी की बाइक मामले में एक अभियुक्त ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आरोपित चंद्रभूषण है।
उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अंतर्गत कुछ लूट की घटनाएं हुई थी, जिसमें एक पिकअप वाहन को लूटा गया था, उसमें कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई थी। उन्हीं के उसी केस में आज एक नामजद अभियुक्त ने सरेंडर किया है। अब उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कुछ उसका क्राइम रिकॉर्ड है? उसका क्राइम रिकॉर्ड अभी तो हमें पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन जो लूट कांड हुआ था उसमें जो लोग पकड़ाए थे उनके बयान के आधार पे और बाकी साक्ष्य के आधार पे उसका नाम उसमें आया था। अब उसको वेरीफाई करके हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उस मामले में सर कितने लोग जेल गए हैं? उसमें अभी कुल 3 आदमी गए हैं जेल, एक ये नया अभी सरेंडर किया है। डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया, साथ ही एईएस को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। पूर्व सैनिकों द्वारा संचालित संस्था वेटरन्स इंडिया और डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन के द्वारा बुधवार को बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही साथ डॉक्टर अरुण शाह के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को जल जनित बीमारियां, एईएस और कोरोना को लेकर जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया। डॉक्टर अरुण शाह ने बताया कि बाढ़ के समय में जल जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है, साथ ही तेजी से बदलते मौसम की मार के कारण बच्चों में तरह तरह की बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसे लेकर उनके द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही बाढ़ पीड़ितों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण भी किया गया। इस दौरान वेटरन्स इंडिया के कई सदस्य मौजूद रहे। कराने में असमर्थ रहते हैं, तो हमारा तो देखिए ये अभियान सालों साल से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। इन दिनों क्या है कि कोविड पैंडेमिक जो महामारी हुई है, उसके साथ साथ बीच में बाढ़ भी आ गई। तो हम लोगों ने जब से बाढ़ शुरू हुआ, बाढ़ शुरू होने के जब देखा कि 7-8 दिन के बाद राशन पानी घरों में कमी हो जाएगी, क्योंकि कमाने वाला तो कोई है नहीं, तो हम लोगों ने डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों ने काफ़ी लोगों, सैकड़ों लोगों को राहत सामग्री में खाने का सामान जैसे चूड़ा है, गुड़ है, बिस्किट है, मतलब ये सब चीज़ हम लोग ने, यहाँ तक मिक्सचर वगैरह है, तो बहुत लोग को बंटवाया। अब बाढ़ राहत की स्थिति में बाढ़ की स्थिति काफ़ी अच्छी है, पानी काफ़ी कम गया है। अब हम लोग पिछले मतलब कि कई माह से एक कोरोना बचाव के लिए अभियान चला रहे हैं, जिसमें हमारी 2 गाड़ी चलती है जो ऑटो चलती है। ये ऑटो जो है गांव-गांव में घूमती है, हैंडबिल बांटती है, लोगों को जागरूक करती है कि अपने आप को तुम कोविड से कैसे बचा सकते हो, अपने आप को तुमको आने वाली महामारी की तीसरी लहर से कैसे बचा सकते हो। जिसमें प्रमुख बातें हम लोग यही कहते हैं कि हर आदमी जो अपने आप को किसी कारण से वैक्सीन दिलाने में नहीं दिला पा रहा है, हिचक रहा है, वो वैक्सीन ज़रूर दिलाए, क्योंकि अगर टीका ही उसकी जान को बचा सकता है। और इस संदर्भ में हम गाँव में भी जा कर के एड्रेस किए हैं, खुद गए हैं गांव में। पिछली बार गए थे मीनापुर में, उसके पहले गए थे बोचहा में। वहाँ गांव वालों को हम लोगों ने कन्विंस किया, हम खुद गए तो 1-to-1 इंटरेक्शंस हुआ। सभी गांव वालों ने कहा कि नहीं, बहुत अच्छी आपकी पहल है। सिटी न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेलखंड रेलवे ट्रैक के समीप गड्ढे के जमे पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर NH 77 को घंटों जाम रखा। जिले के मीनापुर प्रखंड अंतर्गत धर्मपुर पंचायत के शंकरपट्टी गांव में लाल बाबू सैनी नामक युवक की मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेलखंड में रेलवे पटरी के नजदीक गड्ढे में गिरकर डूब जाने से मौत हो गई। वहीं घटना से आक्रोशित ग्रामीण NH 77 को जाम कर मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि सड़क को बीते कई घंटों से जाम किया गया है। वहीं स्थानीय थाना के SI प्रफुल्ल कुमार द्वारा दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया जा रहा है। ग्रामीण द्वारा CO को टेलीफोन से सूचना करने के बाद भी मौके पर नहीं आने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीण में काफी आक्रोश है। बोला है कि जाम किया गया है, कोई CO साहब अगर जाते चेक कर देते मेडिकल में तो घटने नहीं किए। कैसे घटना हुआ? घटना हुआ कि डूब गया, क्या फिसल गए, काई लगा हुआ है रास्ता में, पुल के नीचे से रास्ता है, ब्रिज के पानी ज्यादा है। आपका कौन लगता है मृतक? भाई है। कितना उम्र है उनका? 40 साल। समाहरणालय सभागार में जिला उप विकास आयुक्त ने डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कई आवश्यक निर्देश दिए। जिले में डेंगू और चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारी पर नियंत्रण को लेकर बुधवार को समाहरणालय स्थित सभागार में जिला स्तरीय टास्क फोर्स और संबंधित विभागीय समन्वय कमेटी की बैठक उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उप विकास आयुक्त ने डेंगू, चिकनगुनिया और डायरिया की रोकथाम के लिए जिले में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम शुरू किए जाने की सलाह दी। जिले में इन घातक रोगों के निराकरण के लिए शुक्रवार से अभियान आरंभ किया जाएगा। इसके तहत जन जन तक व्यापक जागरूक कर दें और इसके लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया जाएगा। सदर अस्पताल में इसके लिए एक नियंत्रण कक्ष खोले जाने पर सहमति व्यक्त की गई। सिविल सर्जन ने जिले में डेंगू और चिकनगुनिया के निराकरण के लिए किए जा रहे काम को लेकर बताया कि इस रोग से बचने का एकमात्र उपाय है अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखना, पानी जमा नहीं होने देना, कचरे को जमा नहीं होने देना एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना। डेंगू और चिकनगुनिया से संबंधित जो जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति है उसकी बैठक उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के पदाधिकारी भी उपस्थित थे, साथ ही सभी PSC के MYC भी उपस्थित थे। बैठक में मुख्य रूप से निर्देश दिया गया कि डेंगू से बचाव के लेकर प्रचार प्रसार अभियान को तेज किया जाए, खासकर गांवों में तथा महादलित बस्तियों में। दूसरी बात, नगर निगम को निर्देश दिया गया है कि शहर में साफ सफाई करें, खास करके कबाड़ खाना जहाँ पे है उन कबाड़ खानों में जल जमाव नहीं हो, टायरों में जल जमाव हो जाता है वो भी एक वजह रहता है। तो मुख्य रूप से इस बैठक में डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण करने के मद्देनज़र उप विकास आयुक्त द्वारा विभिन्न विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं और प्रचार प्रसार अभियान को तेज करने का भी निर्देश दिया गया है। BSNL प्रधान कार्यालय परिसर में नेशनल यूनियन ऑफ BSNL के सदस्यों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय भूख हड़ताल किया। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर नेशनल यूनियन ऑफ BSNL वर्कर्स के सदस्यों ने बुधवार को कंपनी बाग स्थित महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में एक दिवसीय भूख हड़ताल किया। NFT के जिला सचिव नंद किशोर सिंह ने बताया कि पूर्व से लंबित BSNL कर्मचारियों की मांगों को सरकार नहीं मान रही है। उनकी प्रमुख मांगों में 4G लाइसेंस जल्द से जल्द देने और 5G की टेस्टिंग शुरू करने, जिससे BSNL ग्राहकों के बीच बाजार की प्रतिस्पर्धा में बनी रहे और कर्मचारियों के वेतन का समय पर भुगतान, BSNL के टावर और केबल का मोनेटराइजेशन बंद करने सहित कई मांगों को सरकार लंबित रखी हुई है, जिसे लेकर आज एक दिवसीय भूख हड़ताल किया गया है। अगर सरकार मांगों को नहीं मानती है तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। सूत्री मांगे हैं। पहली मांगे हैं कि हमारे जो हम अपने सेवा में पिछड़ रहे हैं कि हमको 4G स्पेक्ट्रम जैसे जल्द से जल्द दिया जाए और 5G पर हम काम करना शुरू किया जाए, कारण कि हम अच्छी सेवा देश को दे सकें। और जो सरकार की जो नीति अभी है BSNL को डुबाने का, उसके विरोध में हम लोग पिछले 15 तारीख को
सांकेतिक धरना प्रदर्शन दिए थे। आज हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। यह ऑल इंडिया स्तर पर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। हर सभी BESL में जितने भी यूनियन कार्यरत हैं सभी एक साथ मिलकर इसका सरकार का विरोध कर रहे हैं। और मांगे में जैसे आपको 3rd PRC हम लोग को ड्यू है बहुत दिनों से 2017 से, वो अभी तक नहीं दिया जा रहा है। 3rd PRC की मांगे हैं। और आपको क्या रणनीति होगी इसको लेकर आगे? आज हम लोग 1 दिवसीय भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। आगे जैसे हम लोग इसको लंबी लड़ाई लड़ेंगे। कांटी थाना क्षेत्र में एक पार्टी के दौरान एक युवक का तमंचे पर डिस्को का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिले के कांटी थाना क्षेत्र से एक पार्टी के दौरान एक युवक का तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि हथियार के साथ डांस करने वाला युवक हाल ही में हुए कांटी थाना क्षेत्र में प्रेमिका के घर प्रेमी के बॉडी की चिता जलाने मामले का नामजद आरोपी भी है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते। पूरे मामले में पूछे जाने पर एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि आर्म्स के साथ डांस करने वाला युवक कांटी में लड़की के दरवाजे पर लड़का का डेड बॉडी जलाने में शामिल था। पुलिस सभी मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वीडियो की जांच पड़ताल कर आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। गांव में एक युवक की प्रेम प्रसंग में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद लड़के के घर वालों ने और उसके कुछ दोस्तों ने आकर के जो लाश है वो लड़की के दरवाजे पे जलाई थी। जलाने के बाद वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया था, जिसके कारण हम लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आई थी। उसके बाद वहाँ पे FIR होके 3 आदमी अरेस्ट होके गए थे। उसी में एक नाम सामने आ रहा है, उसका वीडियो भी आर्म्स के साथ वायरल हुआ है। उसी पे अब जांच चल रही है कि उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है लॉ एंड ऑर्डर समस्या बिगाड़ने में। पूर्व में भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। उसका आपराधिक इतिहास का अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं क्या आपराधिक इतिहास है। जैसे होगा वैसे आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, आर्म्स के साथ जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें भी एक्ट लगेगा? हाँ, वो हर्ष फायरिंग का भी उसमें, जैसे हम आजकल देख रहे हैं, उसमें आर्म्स के साथ हो रहा है। और शादी का माहौल में के आसपास उसमें आर्म्स के साथ उसका फोटो है, वीडियो है, उसका इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। पताही स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में लोजपा के सदस्यों ने 6 अगस्त को होने वाले चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा को लेकर अहम बैठक की। जिले में आगामी 6 अगस्त को चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने को लेकर बुधवार को पताही स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में लोजपा महानगर के पूर्व जिलाध्यक्ष कौशल किशोर ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं के बीच आगामी चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। सभा को सफल बनाने के लिए यहां उपस्थित सदस्यों ने मंथन किया। उपस्थित सदस्यों में से पार्टी के सदस्य कौशल किशोर ठाकुर उर्फ चुलबुल ठाकुर ने बताया कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के आधार पर बिहार का विकास पर कार्य करना है। बिहार में लोजपा अपनी पूरी ताकत से आएगी। इसी सब विषयों को लेकर जिले में 6 तारीख को चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा होगी। अभी सभी कार्यकर्ताओं द्वारा सफल बनाने के लिए बैठक में चर्चा की। मुजफ्फरपुर लोक जनशक्ति पार्टी के जो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की आशीर्वाद यात्रा पूरे बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स लेकर के जो हम लोग चले थे, फिर उसी के माध्यम से उसी को जोड़ते हुए आशीर्वाद यात्रा हम लोग पूरे बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जो चल रहे हैं, उसी कड़ी में आज मुजफ्फरपुर लोक जनशक्ति पार्टी पंचायत बूथ स्तर से लेके प्रखंड स्तर से जिला कमेटी और हमारे राष्ट्रीय प्रदेश के जो भी मुजफ्फरपुर जिला में है उन लोगों से राय मशवरा विचार विमर्श किया जा रहा है और आशीर्वाद यात्रा का समीक्षा बैठक रूट जांच किया जा रहा है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हमारी न्यूज टीम को नमस्कार।